नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 10 बजे मतदान शुरू होकर 5 बजे संपन्न हुआ। इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं उधर एनडीए गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। मतदान की प्रक्रिया के दौरान संसद भवन में तमाम सांसद मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य दिग्गज नेता मतदान करने पहुंचे। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि पक्ष और विपक्ष के बड़े नेताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है और ऐसे में 6 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं, जहां पर मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि पूरा जो उपराष्ट्रपति का नंबर गेम है वो कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष की ओर से भी तमाम तैयारियां जो है वो की गई थी। 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे, तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग उन्होंने किया। तो वहीं अगली तस्वीर, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष आपको नजर आ रहे हैं, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। और अगली तस्वीर सोनिया गांधी की, तो वहीं अगली नितिन गडकरी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। तो तमाम सांसदों की ओर से अपने मताधिकार का प्रयोग आज किया गया है और ऐसे में एक सुचारू प्रक्रिया यहां पर देखने को मिली। हालांकि कई ऐसे दल रहे जिन्होंने इससे जो है किनारा किया, वो इसका बहिष्कार करते हुए नजर आए, लेकिन इसके बावजूद तमाम सांसद जो हैं बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते नजर आए और सभी की ओर से अपने मताधिकार का प्रयोग यहां पर किया गया है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से तमाम सांसद जो है यहां पर पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग उन्होंने किया। और ऐसे में आज 15वें उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है वो संपन्न हो चुका है। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक की पूरी प्रक्रिया रही, जिसमें तमाम सांसद एक के बाद एक पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग किया और एक सुचारू प्रक्रिया यहां पर देखने को मिली है, जहां सत्ता पक्ष यानी कि सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम मंत्री पहुंचे, तो वहीं विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष और तमाम सांसदगण जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। ऐसे में सभी की नजरें अब टिकी हुई हैं, कौन होगा 15वें उपराष्ट्रपति के बाद, किसका नाम सामने आएगा। हालांकि एनडीए के पक्ष में ये पूरा मतदान जो है वो रहा है, क्योंकि नंबर गेम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सीधे तौर पर एनडीए के पक्ष में, लेकिन इसके बावजूद ये जो प्रक्रिया रही वो बेहद सुचारू रूप से चली। तो देखिए 6 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर किस प्रकार मतदान की प्रक्रिया रही है वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। तमाम पक्ष और विपक्ष के सांसद जो हैं पहुंचे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आपको नजर आ रहे हैं, वो पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग उन्होंने यहां पर किया है। और इसी के साथ साथ सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के तमाम सांसद यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। और जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया, बेहद ही सुचारू रूप से प्रक्रिया जो है वो देखने को मिली, जहां पर सभी सांसद बेहद शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग यहां पर किया गया। हालांकि इसको लेकर बयानबाजी भी काफी देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद ये पूरा जो चुनाव प्रक्रिया रही वो बेहद सुचारू रूप से यहाँ पर चली है। और ऐसे में 6 तस्वीरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं किस प्रकार से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जब घुसते हैं तो सभी का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद अपने मताधिकार का प्रयोग उन्होंने किया। और जैसे कि आपने देखा था कि जो एनडीए है उनकी ओर से एक बैठक भी इससे पहले की गई थी, तमाम सांसदों को उसमें बुलाया गया था, किस प्रकार अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। तमाम जो नए सांसद हैं उनको बताया गया था और सिखाया गया था। और ऐसे में आज की प्रक्रिया इसी के मद्देनजर बेहद सुचारू रूप से संपन्न हुई है। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ये पूरी प्रक्रिया चली है। ऐसे में कई सारे ऐसे सांसद रहे जो इसका बहिष्कार करते हुए नजर आए, अमृतपाल हो और तमाम अन्य सांसद, कुछ निर्दलीय सांसद भी रहे जिन्होंने इसका बहिष्कार किया है। लेकिन इसके बावजूद नंबर गेम जो है वो बीजेपी और जो बीजेपी का गठबंधन है यानी एनडीए के पक्ष में है और एनडीए ने जो उम्मीदवार उतारा है वही इसमें संभावित जीत दर्ज करेगा, इसी बात की ही संभावना भी यहां पर है।
इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं एनडीए गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार यहां पर बनाया है। यानी दोनों ही चेहरे जो हैं वो साउथ से निकलकर सामने, हालांकि पहले माफ कीजिएगा एनडीए ने अपने उम्मीदवार का यहां पर ऐलान किया, उसके बाद विपक्ष की ओर से भी अपने नाम का ऐलान यहां पर हुआ है और दोनों ही चेहरों का साउथ से आना, यानी समझिए कि दोनों ही तरफ से साउथ की पकड़ को और मजबूत बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है और इसकी कवायद यहीं से देखने को मिलती है। और आपने देखा किस प्रकार विपक्ष जो है, हालांकि इस पूरे मतदान प्रक्रिया को लेकर पहले से हावी होता हुआ नजर आया, तो उनकी ओर से कहा जा रहा था कि जो एनडीए है वो पूरे देश में धांधली कर रही है, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप आपने देखे हैं, लेकिन इसके बावजूद अंत में ये पूरा जो चुनाव रहा है, मतदान प्रक्रिया जो अब रही है, ये पूर्ण रूप से संपन्न हो चुके। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ये प्रक्रिया रही, जिसमें तमाम पक्ष और विपक्ष के सांसद पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कांगड़ा और चांबा का दौरा किया। भारी बारिश के कारण मणि महेश यात्रा मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से हुए नुकसान का भी निरीक्षण उन्होंने किया। इसके बाद प्रधानमंत्री कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित जिलों चंबा और कांगड़ा का दौरा किया है। दोनों जिलों में हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट परिसर में प्रधानमंत्री विभिन्न आपदाग्रस्त परिवारों के साथ मुलाकात करते नजर आए। चंबा दौरे के दौरान राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन भी उनके साथ हेलीकॉप्टर में मौजूद रहे। उन्होंने हवाई निरीक्षण की तस्वीरें भी साझा की हैं। जिला चंबा में भारी बारिश के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और ऐसे में हालात जो हैं वो बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर पहुंचना अपने आप में बेहद अहम है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी उन्होंने मुलाकात की है और तमाम राहत का ऐलान उनकी ओर से किया गया है। राहत राशि का भी ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। ऐसे में हिमाचल प्रदेश को एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं जब से यहाँ पर आपदा आई है, लगातार जो बाढ़ और बारिश से जूझ रहा है हिमाचल प्रदेश, तो कहीं ना कहीं यहाँ के हालात जो हैं दिन प्रतिदिन और ज्यादा संवेदनशील हो रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर पहुंचे। हवाई सर्वेक्षण भी उनकी ओर से किया गया। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तमाम जो आपदाग्रस्त यहाँ के इलाके हैं उनका निरीक्षण यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया। और जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि सीएम है, उनके स्वागत के लिए वहां पर पहुंचे और उसके बाद तमाम आपदाग्रस्त इलाकों का निरीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसी के साथ साथ आपदाग्रस्त जो परिवार हैं उनसे भी मुलाकात की है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों से भी उन्होंने बातचीत की है। किस प्रकार यहाँ पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लोगों को किस तरीके से राहत दी जा रही है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है, इस बारे में जानकारी ली। और इसी के साथ साथ उन्होंने आश्वासन भी दिया है हिमाचल प्रदेश वासियों को कि हर संभव मदद केंद्र सरकार की ओर से उन्हें दी जाएगी और ऐसे में राहत राशि का ऐलान भी उनकी ओर से किया गया। तो वहीं धर्मशाला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान कहा कि राज्य सरकार ने उन्हें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति के बारे में पूरी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने तुरंत राहत के रूप में 1500 करोड़ रुपए देने का आश्वासन दिया है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार कुल विशेष राहत पैकेज 5000 करोड़ से बढ़कर 10-12 हजार करोड़ तक हो सकता है। केंद्रीय टीमें मौके पर स्थिति का निरीक्षण कर रही हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहुंचे थे हिमाचल प्रदेश, तमाम आपदाग्रस्त इलाकों का निरीक्षण उनकी ओर से किया गया। उसी के साथ साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात में उन्होंने तमाम राहत जो राशि है उसका ऐलान भी कर दिया है। क्या कुछ कहा गया सीएम की ओर से, इस बाबत सुनिए। हमने वास्तविक स्थिति का उन्हें बताया। हमने कहा कि अगर आपदा प्रभावित परिवारों को बसाना है तो आपको फॉरेस्ट के नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश की 68% भूमि वन भूमि के नाम से दर्ज है। 1950 के एक्ट के तहत ऑल वेस्टलैंड को वन भूमि का दर्जा दे दिया गया है, जो कि सही नहीं था।
हमने कहा कि अगर आप आपदा प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री के रूप में 1 बीघा जगह कहीं शिफ्ट करके देना चाहता हूं, तो वो मुख्यमंत्री के रूप में क्या केंद्रीय मंत्री के रूप में भी वो नहीं दे पाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि उस कानून को परिवर्तन करना पड़ेगा और आपदा प्रभावित परिवारों के लिए वन भूमि में जो हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने मांग की है कि 1 बीघा जगह दी जाए, कम से कम 1 बीघा जगह दी जाए, उसमें कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। उसकी प्रेजेंटेशन हमने दी। हमने प्रधानमंत्री जी से कहा कि स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। आगे बढ़ेंगे। खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से है, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना नदी के जलस्तर में वृद्धि के दौरान अधिकारियों के अथक प्रयासों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि जब यमुना का जलस्तर बढ़ा तब अधिकारियों ने रात भर जागकर काम किया है और हर जगह अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से निभाई है, इसलिए हमने उन्हें प्रोत्साहित किया है। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि सरकार इस अभियान को और मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है ताकि प्रभावित लोगों को फिर से अपने घर बसाने में सहायता मिल सके। उन्होंने किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राहत राशि देने का भी आश्वासन दिया है। तो ऐसे में लगातार दिल्ली में जो हालात संवेदनशील हुए, इस बारे में सीएम रेखा गुप्ता की ओर से जानकारी दी गई है और राहत की खबर यह है कि उनकी ओर से आश्वासन दिया गया है कि तमाम किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी की जाएगी। और इसी के साथ साथ तमाम अधिकारियों का जो कार्य रहा है, जिस अथक प्रयासों से उन्होंने लगातार यहाँ पर ऑपरेशन के तहत काम किया है, अभियान चलाया है, उसकी भी सराहना उनकी ओर से की गई। क्या कुछ सीएम की ओर से कहा गया है, सुनिए। इस यमुना का स्तर जब बढ़ा और यमुना फ्लड प्लेन में पानी इकट्ठा हुआ, रात भर जग करके सभी अधिकारियों ने काम किया। जब रात को मंगेशपुर ड्रेन टूटी तो भी, अन्य जगह जब गुड़गांवा की तरफ से पानी आया खेतों में तो भी, हर जगह अधिकारियों ने अच्छा अपनी भूमिका निभाई, इसलिए उनको प्रोत्साहित भी किया। और अभी इस रिलीफ में और भी काम करने की आवश्यकता है। लोगों को वापस अपने घरों में बसाने के लिए जिन सुविधाओं की ज़रूरत है, सरकार उसमें भी मदद करेगी। जो किसानों का नुकसान हुआ है उनको भी हम राहत राशि देंगे और इसी तरीके से फिर से दिल्ली अपनी लाइन पे खड़ी हो जाए, अपनी वर्किंग में लग जाए। इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं सरकार को खड़ी करनी है, पूरी सरकार लग करके लोगों को वो सारी तैयारियां कराएगी। और आने वाले समय में जो रामलीला और दुर्गा पूजा की तैयारियां, सिंगल विंडो सिस्टम हमने जो बोला है, वो भी कावड़ की तरीके से हमारे सभी डीएम ऑफिसेज ने अपनी तैयारी कर ली है। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय ने, जो कि सीएम है, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। साई ने कहा कि खड़गे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का दुश्मन कहना निंदनीय है और राष्ट्र हित के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ देशवासियों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। और उनकी ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से जो बयान दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के दुश्मन हैं, इसको लेकर कड़ा ऐतराज यहां पर जताया गया। और इसी के साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना भी की है। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है, सुनिए। तो देश देख रहा है ना कौन वास्तव में आज हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेके 140 करोड़ भारतवासियों की रात और दिन चिंता कर रहे हैं। और इसका जिस तरह से पूरे विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है, जिस तरह से आर्थिक रूप में लगातार देश प्रगति कर रहा है। 2014 के पहले जब उनकी सरकार थी 10 वर्षों तक, तो स्थिर हो गया था आर्थिक क्षेत्र में हमारा देश 10वें स्थान पर ही था। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद आज 11 साल में, पहले 10 साल में 5वें स्थान पर लाके खड़ा किए इकोनॉमी के क्षेत्र में। और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 11वां साल हुआ तो आज चौथे नंबर में लाके खड़ा कर दिए। ये सब देश देख रहा है। आगे बढ़ेंगे। पंचकुला में हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भाजपा की ओर से सेवा प्रकल्प चलाया जाएगा। इस दौरान रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अनिल विज ने कहा कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदाओं के बीच विधायक, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सहित सभी भाजपा कार्यकर्ता मैदान में सक्रिय हैं और प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। क्या कुछ मंत्री की ओर से
कहा गया वो हमने आपको बताया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर उनकी ओर से जानकारी दी गई है कि किस प्रकार उनके जन्मदिन को मनाया जाएगा। जगह जगह वृक्षारोपण और इसी के साथ साथ कई सारे विशेष आयोजन किए जाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नेपाल में युवा प्रदर्शनकारियों की आवाज अब और तेज हो गई है। हिंसक प्रदर्शनों और बढ़ते तनाव के बीच सरकार ने सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। काठमांडू समेत कई शहरों में पिछले कुछ दिनों में 20 लोगों की मौत और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सोशल मीडिया की शक्ति और युवाओं की एकजुटता ने प्रशासन को ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। इस रिपोर्ट में आपको इस पूरे घटनाक्रम की सटीक जानकारी और राजनीति, सुरक्षा और सामाजिक असर की पूरी तस्वीर दिखाएंगे। देखिए। नेपाल में पिछले सप्ताह से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। राजधानी काठमांडू और अन्य प्रमुख शहरों में हजारों युवा सड़कों पर उतर आए थे। प्रदर्शन की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुई थी। युवाओं ने अपनी तुलना नेताओं के बच्चों से करते हुए आवाज उठाई। देखते ही देखते हजारों की संख्या में युवा एकत्र हो गए। हिंसक प्रदर्शन के दौरान अब तक 20 लोगों की मौत हुई और लगभग 300 लोग घायल हुए। पुलिस ने कई युवाओं को हिरासत में लिया और कर्फ्यू लगाया गया। सरकार ने तनाव को काबू में करने के लिए सोशल मीडिया साइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद युवाओं में गुस्सा और बढ़ गया। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने आंदोलन को व्यापक रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोशल मीडिया प्रतिबंध ने युवाओं की प्रतिक्रिया और भी तेज कर दी और सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। नेपाल सरकार ने अचानक घोषणा की कि सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को वापस लिया जा रहा है। संचार, सूचना और प्रशासन मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने बताया कि ये फैसला कैबिनेट की आपात बैठक के बाद लिया गया। मंत्री ने कहा कि युवा वर्ग की आवाज को दबाना प्रशासन की प्राथमिकता नहीं है और सरकार ने ये कदम देश में स्थिरता बनाए रखने के लिए उठाया है। इस आंदोलन में मुख्य रूप से 18 से 28 साल के युवा शामिल थे। भीड़ में कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो प्रदर्शन को पीछे से चला रहा हो। युवाओं ने अपनी मांगों और नाराजगी को स्पष्ट रूप से सामने रखा। विशेषज्ञों का कहना है कि ये अब पारंपरिक राजनीतिक नेतृत्व पर निर्भर नहीं रहा। युवा सोशल मीडिया की शक्ति का उपयोग कर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस घटनाक्रम का राजनीतिक असर भी काफी गंभीर रहा। नेपाल के कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। प्रदर्शनकारियों ने संचार मंत्री के घर पर हमला किया। प्रशासन ने कर्फ्यू, सुरक्षा बलों की तैनाती और हिरासत में लिए गए युवाओं की जांच जैसी कड़ी कार्रवाई की। सरकार ने सोशल मीडिया प्रतिबंध हटाकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। हालात को देखते हुए त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली नेपाल छोड़ सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई नेताओं और पूर्व प्रधानमंत्रियों के निजी आवास में तोड़फोड़ की। कई जगहों पर प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों को दौड़ाते नजर आए। विशेषज्ञों का कहना है कि युवाओं की सक्रियता और सोशल मीडिया की शक्ति भविष्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नेपाल सरकार को सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि देश में स्थिरता बनी रहे। युवाओं और प्रशासन के बीच संतुलन बनाए रखना अब एक बड़ी चुनौती बन गई है। आने वाले दिनों में युवा प्रदर्शनकारी और सरकार के कदम ये तय करेंगे कि देश स्थिरता की ओर बढ़ेगा या फिर तनाव की ओर। बता दें कि पीएम ओली ने हालात देखते हुए एक आपात बैठक बुलाई थी, जिसके बाद नेपाल के संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा ने ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार ने जनता की भावनाओं और देश में बने हालात को देखते हुए ये निर्णय लिया है। पीएम ओली ने इस दौरान हुई हिंसा की घटनाओं पर दुख जताते हुए कहा कि उनकी मंशा सोशल मीडिया को प्रतिबंधित करने की नहीं थी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने इस बैन का बचाव करते हुए कहा, ये कदम फर्जी खबरों और अफवाहों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। तो वहीं नेपाल में चल रहे बवाल के बीच मंत्रियों के इस्तीफे देने का सिलसिला जारी है। नेपाल के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने देश के संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा सोरेन के घर पर हमला बोल दिया। प्रदर्शनकारी उग्र हो गए तो उन्होंने रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन प्रदर्शनकारियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को लाइव फायरिंग करनी पड़ी। गोलीबारी में करीब 20 युवाओं की मौत हो गई, जिनमें से 17 काठमांडू में मारे गए और 2 जवान पूर्वी शहर इटहारी में मारे गए। 300 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें 28 पुलिसकर्मी शामिल हैं। हालातों को देखते हुए नेपाल सरकार ने सेना तैनात करके काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया है। नेपाल में युवा प्रदर्शनकारियों ने अपनी शक्ति और सोशल मीडिया की ताकत से सरकार को कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया प्रतिबंध हटाने के बाद भी स्थिति पूरी तरह नियंत्रित नहीं हुई। प्रशासन युवा वर्ग के बीच संतुलन बनाए रखना अब सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। आने वाले दिनों में सरकार युवा प्रदर्शनकारी
तय करेंगे कि देश स्थिरता की ओर बढ़ेगा या फिर तनाव की ओर। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्य टीवी। नेपाल की सड़कों पर आग है, संसद के बाहर आक्रोश है और राजधानी में सेना तैनात है। सरकार के सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ विरोध अब एक जन आंदोलन बन चुका है। युवाओं की अगुवाई में भड़के इस आंदोलन ने काठमांडू को हिलाकर रख दिया है। हालात इतने बिगड़े हैं कि दबाव में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, मगर हालात अभी भी संवेदनशील बने हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। नेपाल में सत्ता की कुर्सी हिल चुकी है, सड़कों पर आक्रोश है, संसद के गलियारों में तनाव है और राजधानी काठमांडू धुएं में लिपटी हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। सेना अलर्ट पर है, प्रदर्शनकारियों को लगातार खदेड़ने का काम किया जा रहा है। सोशल मीडिया बैन को लेकर युवाओं का आंदोलन अब एक जन विद्रोह में बदल चुका है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आखिरकार अपने पद से इन्हीं हालातों के बीच इस्तीफा दे दिया। ओली ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे तुरंत मंजूर कर लिया गया। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद उन्हें नेपाली सेना की विशेष सुरक्षा में रखा गया है। दरअसल नेपाल में हाल ही में सरकार द्वारा 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, जैसे प्रमुख ऐप्स शामिल हैं। सरकार का तर्क था कि ये कदम देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उठाया गया, लेकिन देश भर में विशेषकर युवाओं के बीच ये निर्णय अस्वीकार्य बन गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार मानते हुए हजारों छात्र और युवा सड़कों पर उतर आए। देखते ही देखते आंदोलन पूरे देश में फैल गया। विरोध प्रदर्शनों ने जल्द ही हिंसक रूप ले लिया। संसद भवन के बाहर इकट्ठा भीड़ ने पुलिस बैरिकेड्स को भी तोड़ दिया। काठमांडू में राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया गया और प्रदर्शनकारियों ने उसे आग के हवाले भी कर दिया। हिंसा को रोकने के लिए सेना को सड़कों पर उतारा गया। काठमांडू, ललितपुर, भक्तापुर समेत कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। फिर भी न्यू बानेश्वर और मेहतीघर इलाकों में प्रदर्शनकारियों की भीड़ लगातार जुटती रही। हिंसा की भयावहता तब और बढ़ गई जब काठमांडू के प्रतिष्ठित हिल्टन होटल को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि इस होटल का संबंध पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से जुड़े निवेशकों से है। होटल में भीषण आग लगने के बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन नुकसान बहुत हो चुका था। इसी दौरान हुई झड़पों में कई लोग घायल हुए और दर्जनों की जान भी चली गई। हालांकि सरकारी आंकड़े अभी तक स्पष्ट नहीं है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कोटेश्वर इलाके में धुएं और आगजनी की घटनाओं के कारण एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। और इस बीच आपको गोरखपुर लिए चलेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक विशेष कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कि मैं भारत की उस परंपरा से आया हूं जिसने सदैव मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया और जो दुनिया के सामने इस बात की उद्घोषणा भी करता है कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। तो स्वामी विवेकानंद, याद करिए, इसी परंपरा में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का उद्घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए। यानी कलम का ही नहीं, तलवार की भी पूजा की है और दोनों के समन्वय से ही समाज और राष्ट्र की व्यवस्था चलती है। याद करिए, स्वतंत्र भारत में भारत का संविधान कैसे बनना चाहिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम क्षेत्र, भाषा, जाति, मत, मजहब, इन सब को एक साथ एक मंच पर ला करके खड़ा कर ले। कोई नाम, तो नाम आया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। स्वतंत्र भारत में बार बार दुश्मनों के द्वारा किए जा रहे हमलों का जवाब देने के लिए कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, तो लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में पाकिस्तान को नाकों चने चबवा करके
स्वतंत्र भारत में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का काम भी किया था। कौन कहता है कि कायस्थ समाज केवल अपने कारोबार तक ही सीमित है, केवल कलम तक ही सीमित है? 1975 में जब लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया था, तब जयप्रकाश नारायण जी आगे आए थे, क्रांति का संघनाद उन्होंने किया था। और जब लोग ये बोलते थे कि अयोध्या में राम मंदिर कभी नहीं बन पाएगा, तो महर्षि महेश योगी जी ने हॉलैंड में राम के नाम पर सिक्का चालू कर दिया था। यानी भारत से बहुत दूर हॉलैंड में उन्होंने भगवान राम के नाम पे ही करेंसी जारी कर दी। यानी एक ऐसी परंपरा, अगर आप हिंदी साहित्य में जाएंगे, उपन्यास की एक विशिष्ट शैली जो भारत की उस समय की ग्रामीण पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करता है। मुंशी प्रेमचंद इसी गोरखपुर की धरती पर उन्होंने अपना उपन्यास यहां रचने का काम किया था। कौन से ऐसा क्षेत्र है, एक लंबी फेरस्त है। मैं जब अंदर इंटर कर रहा था तो मैं देख रहा था उन सभी महापुरुषों के चित्र लगे हुए थे, और मैं तो चित्रगुप्त महासभा से कहूंगा उन सभी महापुरुषों के चित्र चित्रगुप्त मंदिर में लगने चाहिए, लगाए जाने चाहिए। उनके इतिहास के बारे में वर्तमान पीढ़ी को बताया जाना चाहिए। याद रखना अपने महापुरुषों के गौरव से ही वर्तमान पीढ़ी प्रेरणा लेती है और आगे बढ़ने का रास्ता अपना प्रशस्त करती है। शालीनता और सज्जनता किसी भी व्यक्ति के अपने गुण हैं, अपने संस्कार हैं, लेकिन उस शालीनता और सज्जनता में भी राष्ट्र प्रेम और क्रांति के ज्वार छुपे हुए हैं। तो गोरखपुर से आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे, और इसी के साथ साथ कई महत्वपूर्ण बातें उनकी ओर से की गई। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।